गुड इवनिंग दोस्तों। तो ड्रीम आर एस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनिल जांगिड़। पहले सेशन में हमने इंग्लिश न्यूज़पेपर के एडिटोरियल डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हमारे हिंदी लोगों पर। तो शुरू करते हैं। क्या क्या डिस्कस करेंगे हम? गैम्बलिंग से रिलेटेड जो अभी हमारे जो यहाँ पे बिल आए हैं राजस्थान में वो होगा। उसके बाद शेयर और सरचार्ज पर जो हमारे 15वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हैं उन्होंने क्या टिप्पणी की है। उसके बाद एक आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे प्राइवेटाइजेशन से रिलेटेड। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह हमारी जो हायर एजुकेशन है उसमें क्या लेक्यूने आ रहे हैं। उसके बाद जो केमल है हमारा जो राज्य पशु है उसको क्या दिक्कतें आ रही हैं। और उसके बाद छोटी बड़ी खबरें हम देखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो गेमलिंग क्या होता है? गेमलिंग आप सबको पता है। अब फैक्ट वाली बात देख लेते हैं। तो गेमलिंग और बेटलिंग क्या है? स्टेट सब्जेक्ट है, मतलब इस पर स्टेट कानून बना सकते हैं। क्या सेंटर ने कुछ बना रखा है? बिल्कुल, पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867। ये उस जमाने का है, 1867। कितने साल हो गए भाई? तो ये उस एक जनरल लॉ है। तो ये अब इसके बाद तो ये उस टाइम के था। आज तो ऑनलाइन गेमिंग आ गई तो कई सारे हो गए। ऑनलाइन गेमिंग में कई सारे नुकसान भी होते हैं, आप सबको ही पता ही होगा कि। तो उसी को निपटने के लिए हमारी राज्य सरकार ने क्या किया है कि अब ये लेके आए हैं राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग ऑर्डिनेंस 1949। ये तो पहले था, अब नया क्या लेके आए हैं? ये राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन विधेयक, राजस्थान पब्लिक गैम्बलिंग प्रिवेंशन बिल 2021। इसमें क्या होगा? जो ऑनलाइन जुएबाजी होती है, सट्टेबाजी होती है, उसको रोकने के लिए कठोर प्रावधान बनाए गए हैं। अभी डिटेल आई नहीं है ज़्यादा, पर मेन बात हम ये देख लेते हैं कि अब क्या बना दिया गया है। जो ऑनलाइन गेमलिंग होती है उसको क्या बना दिया गया है? संज्ञेय अपराध, मतलब कोग्निजेबल ऑफेंस, मतलब आपको बिना वारंट के गिरफ्तारी की जा सकती है। तो मतलब इसको काफी कठोर बना दिया गया है। जमानत मिलना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अब ऐसा क्यों आया? क्योंकि पुलिस हर साल लगभग 50,000 मामले दर्ज करती है और पुलिस पर ही मिलीभगत के आरोप लगते रहते हैं कि पैसे लेके छोड़ दिया। अब क्या, अब गेमलिंग में ऐसा है ना कि स्टेट टू स्टेट पॉलिसी अलग है, क्योंकि स्टेट का मामला आ जाता है। तो सिक्किम और नागालैंड है, उन्होंने तो परमिट कर रखा है ऑनलाइन गेमलिंग, आप खूब गए हो। लेकिन वहीं एक तरफ तेलंगाना हो गया और ये रिसेंटली हमारा राजस्थान हो गया। इनकी क्या है ना, जीरो टॉलरेंस प्रोवाइड पॉलिसी है। बिल्कुल गेमलिंग हमें बिल्कुल ही पसंद नहीं है, ये सामाजिक बुराई है। ज़्यादा कुछ जानने को था नहीं, अगला आर्टिकल चलते हैं। अगला आर्टिकल दिया गया है कि चुनावी जो घोषणाएं होती हैं उनमें उनके प्रभाव में आकर जो हम मतदान देते हैं वो एक सबसे बड़ी भूल होती है। तो अभी अक्सर आपने सबने देखा होगा ये क्या होता है कि जब अभी कुछ राज्यों में चुनाव आने वाले हैं तो इलेक्शन कमीशन जैसे ही डेट की घोषणा करता है कि हाँ इसमें चुनाव होंगे, उसके बाद मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग जाता है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि डेट आने से जस्ट पहले है ना बड़े बड़ी घोषणाएं कर देंगे लोगों को लुभाने के लिए। कि अभी पश्चिम बंगाल ने बोल दिया कि आप न्यूनतम मजदूरी अब क्या होगी? 201 रुपये होगी। तमिलनाडु ने वेनियार जाति को 10.5% आरक्षण दे दिया। तो लिहाजा मतलब कानून के हिसाब से ठीक है, लेकिन क्या हम नैतिकता की जब बात करते हैं, मोरालिटी की बात करते हैं, एथिकली क्या ये सही है? नहीं है। मतलब एंड टाइम पे आप लुभाने के लिए कर रहे हो। इतने साल से काम कर लेते ना। बात यह है कि आप इतने साल से काम क्यों नहीं किया? ये जो मनरेगा का वेज है आप आज बढ़ा रहे हो, जो न्यूनतम मजदूरी है आप आज बढ़ा रहे हो, इतने सालों से नहीं बढ़ाई, तो इतने सालों का नुकसान कौन भरपाई करेगा? आपने अगर इनको आज आरक्षण दिया तो इनका जो पिछले 5 साल थे उनमें अगर इनको आरक्षण नहीं मिला तो उसका नुकसान कौन भरेगा? तो उसी प्रकार से क्या हुआ है कि आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी, आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को और महाराष्ट्र में मराठों को भी आरक्षण कोटा दे दिया। लेकिन गवर्नमेंट को ये पता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड नहीं होगा, ये संविधान आगे सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और वहां पर ये लोग हार जाएंगे, क्योंकि 50% सीलिंग आ जाएगी। तो लेकिन इससे क्या होगा? इनको तो टेम्परेरी वोट मिल गए, इनको तो तुरंत वोट मिल गए, लेकिन बाद में अगर हार भी जाए तो इनको क्या ही फर्क पड़ता है? तो अब आर्टिकल में ये बोलते हैं कि पॉलिटी में होता क्या है कि प्रजातंत्र में समय के साथ जनता की समझ बेहतर होती है और राजनीतिक दलों की जो चालाकियां जो दिमाग लगाते हैं ना अपना, वो कम होती जाती है। लेकिन भारत में उल्टा होता है। भारत में ना टाइम के साथ क्या हो रहा है, जनता तो थोड़ा तार्किक, जनता में तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से जो सोचना है ना कम वो हो रहा है, और ये जो राजनीतिक दल हैं उनकी चालाकियों में जनता आ जाती है। तो राइटर यही बोलते हैं कि जो जो नेता हैं ये जो अनैतिक काम कर रहे हैं, ये इस तरह से लुभा रहे हैं, तो इनको हौसला कहाँ मिलता है? इनको हौसला कौन दे रहा है? इनको हौसला हम दे रहे हैं, हम जनता दे रही है। ये घोषणा करते हैं, हम इनको वोट करते हैं। अगर हम इनको ऐसी घोषणा में आए नहीं, वोट नहीं करें, तो ऑब्वियसली
ये ऐसी घोषणाएं नहीं करेंगे। ये साल भर 5 जो साल होते हैं उसमें बढ़िया काम करेंगे। सिर्फ ऐसा नहीं कि चुनाव आने के टाइम पर ही आप ऐसे बड़े बड़े वादे करो। तो हमें क्या करना होगा, हमें जनता को क्या करना पड़ेगा कि हमें हमारे जो समाज में हम डिवाइडेड हो चुके हैं सांप्रदायिक पर, जातिवाद पर, उपजातिवाद पर, लैंग्वेज पर, तो हमें हमारे अंदर ये डिवाइडेशन कम करना पड़ेगा। हमें हमारी जो लॉजिकल और साइंटिफिक थिंकिंग है, जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटी भी है, उसको अच्छे से सोचना, उसको अच्छे से अप्लाई करना पड़ेगा। हमें अच्छे से तार्किक और वैज्ञानिक ढंग से सोचने की जरूरत है, क्योंकि ऐसा नहीं करते हैं तभी तो हम क्या बोलते हैं हमारी जीडीपी तो इतनी बढ़ती जा रही है क्या, लेकिन जीडीपी के साथ साथ हमारे जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो बढ़े नहीं बढ़े। तो हमें चाहिए कि लोग अपनी सोच बेहतर कर सही मुद्दों को चुनें। तो मतलब इस तरह की चुनावी घोषणाओं में आने के बजाय हमें क्या चाहिए कि हम रियल इश्यूज पे बात करें, हम एम्प्लॉयमेंट पे बात करें, हम क्लाइमेट चेंज पे बात करें, तब जाके ही असली डेमोक्रेसी आएगी। चलते हैं अगले आर्टिकल में। अभी जो वो अब्दुल्ला साहब थे, पीएम अब्दुल्ला पुराने, उन पर देशद्रोह का केस नहीं चलेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि आप अगर सरकार से जुदा विचार रखते हो तो ये आपकी अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप इसको देशद्रोह नहीं कह सकते। इससे पहले दिशा रवि वाले केस में भी दिल्ली पटियाला कोर्ट ने ऐसा बोला था, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था, एक बार वो वाला भी आप देख लेना। उसके बाद छोटी सी न्यूज़ कि वैक्सीन बनाने में हमारी क्षमता 150 करोड़ डोज से बढ़कर 350 करोड़ हो गई है। और ये भी न्यूज़ आई थी कि अभी कोवैक्सीन की एफिकेसी नापी गई, कितनी आई, 81%। तो छोटी सी न्यूज़ है, इंटरव्यू में कभी काम आ सकती है कि हमने हमारी जो क्षमता है वो 150 करोड़ से बढ़ाकर कितनी कर ली है, 350 करोड़ कर ली है। और हमारी वैक्सीन के जो रेट होती है वो भी 90% कम होते हैं और साइड इफेक्ट भी नहीं होते। कौन कौन सी कंपनियां बना रही हैं सबको पता है, सीरम इंस्टीट्यूट हो गया, इंडिया बायोटेक हो गया, उसके बाद अलग अलग कंपनियां हैं जैसे कि जिनोम वैली हो गई या रेड्डी हो गई, ये सब भी अब नई नई वैक्सीन के साथ आने वाली हैं। अब चलते हैं इकोनॉमी में। तो हमारे जो वित्त आयोग, अभी जो 15th फाइनेंस कमीशन था, उसने अपनी जो सिफारिशें हैं वो दे दी। इन्होंने 2 रिपोर्ट दे दी। पिछली रिपोर्ट आई थी वो 1 साल के लिए थी, अगली रिपोर्ट 5 साल के लिए है। तो ये रिपोर्ट दे दी है, इसकी जब आएगी डिटेल हम बात करेंगे उस पर भी। तो अभी राइट इसमें यही बोला गया है कि जो हमारे एनके सिंह है उन्होंने ये बोला है कि जो अभी कुल टैक्स रेवेन्यू है उसमें सेस का हिस्सा, सेस और जो सरचार्ज होता है, सेस क्या होता है, सेस क्या होता है, सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स, मतलब टैक्स पे टैक्स लगता है। और सेस क्या होता है, टैक्स प्लस सरचार्ज, इसके ऊपर जो टैक्स लगता है हम उसको सेस बोलते हैं। सेस किसी पर्टिकुलर चीज के लिए लगाया जाता है कि हाँ हमें एजुकेशन एंड हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लेना है, जबकि सरचार्ज नॉर्मली किसी पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं लगाया जाता। अब इन ये सेस और सरचार्ज जो होते हैं ये सेंट्रल के पास जाते हैं, डायरेक्ट कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, इनको स्टेट के साथ शेयर नहीं किया जाता। तो स्टेट वालों को यही दुख रहता है कि भाई सेंटर के पास तो सेस और सरचार्ज से पैसा आ जाता है, हम क्या करें। तो ये यही बोलते हैं कि सेस और सरचार्ज फाइनेंस कमीशन के बाहर है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। लेकिन हमने ये बोला है कि ये लगभग 18.4% होना चाहिए। अब ये बढ़कर अभी क्या है 19.5 हो गया है, 19.9 हो गया है, तो उसको कम होना चाहिए, क्योंकि अब जब जीएसटी कंपेंसेशन सेस है ये धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, तो ये धीरे धीरे ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। और इन्होंने क्या बोला कि इन्होंने यही बोला कि जो जीएसटी है उसमें बुनियादी रूप से परिवर्तन करने की जरूरत है। मतलब अभी जो हमारी स्लेब है वो कई सारी है, जीरो, तो हमें स्लेब घटाने पड़ेंगे। और इन्होंने बोला कि हाँ हम ऐसा कर सकते हैं कि हम 3 स्लेब ले आए। मान लो कि एक 0% वाली हो गई, एक 18% हो गई और एक बीच में कहीं पे हो गई 12% हो गई, तो हमें 3 स्लेब करने की बात है। इसके बाद ये बोलते हैं कि अभी रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है, रेवेन्यू न्यूट्रल रेट क्या है, मतलब मान लो सिंगल टैक्स लगाते हैं, सिंगल टैक्स कितना आएगा सारे प्रोडक्ट पर, सब पे एक ही रेट हो तो कितनी होगी 11.4%। तो अगर कोई भी फैसला लेगा ये जीएसटी से रिलेटेड तो कौन लेगा, जीएसटी काउंसिल, इसमें स्टेट और सेंटर दोनों आ जाते हैं। अगला आर्टिकल चलते हैं हम। तो ये सोनिया गांधी ने लिखा है, लेकिन हम बीजेपी कांग्रेस पॉलिटिक्स में नहीं जाएंगे, जो अच्छी बातें बोली हैं हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो यही बोलते हैं कि सरकार द्वारा जो निजीकरण पे जोर दिया जा रहा है उससे दीर्घकालिक में गंभीर नुकसान हो सकता है। क्या नुकसान होंगे ये डिस्कस करेंगे। आनन फानन में राष्ट्रीय संपत्ति, नेशनल प्रॉपर्टी बेचना देश का अहित है। तो राइटर ये बोलती है कि जो इंडिया की अर्थव्यवस्था में जो संकट के बादल थे वो कहाँ से स्टार्ट हुए, नोटबंदी। उसके बाद क्या आया, त्रुटिपूर्ण जीएसटी।
उसके बाद के कच्चे तेल के दाम भी कम हुए, लेकिन हमारे सेस और एक्साइज कम नहीं हुए, तो इसके उल्टा बढ़ गए। तो इससे क्या हो गया, इससे महंगाई और बढ़ गई। अब क्या हो रहा है कि सरकार पीएसयू को बेच रही है, तो ये गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि अभी जो गवर्नमेंट है ना, वो विनिवेश के बजाय, मतलब डिसइन्वेस्टमेंट के बजाय प्राइवेटाइजेशन ज़्यादा कर रही है। तो जबकि होना क्या चाहिए कि विनिवेश होना चाहिए। ये राइटर बोल रही है, मेरा कुछ आर्गुमेंट नहीं है। तो राइटर यही बोलते हैं कि अगर हम सावधानी पूर्वक अगर कोई विनिवेश नीति बनाते हैं, डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनाते हैं, तो भी सरकार के पास रिसोर्स आ सकते हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ बेच के पैसा कमाएं, हम अच्छे से अगर एक डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी हम अच्छे से बनाए, एक विनिवेश नीति अगर अच्छे से हो, तो हम जो अभी रिसोर्सेज चाह रहे हैं वो अच्छे से उस तरह विनिवेश अच्छी विनिवेश नीति से भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उसके लिए प्राइवेटाइजेशन करने की जरूरत नहीं है, जो अभी हम औने पौने दें। होता क्या है कि अगर आपको किसी की चीज़ को बेचना है, तो आप एक रोड मैप होना चाहिए कि अच्छा, जिस अभी तो खैर काम चल रहा है, अगर अचानक से हम किसी चीज़ को बेचने आएंगे तो हमें मार्केट में खरीदार नहीं मिलेंगे और औने पौने दामों पर बेचना पड़ेगा, तो ये गलत है। अब राइटर बोलते हैं कि अब इससे होगा क्या, जो पीएसयू का जो मुनाफा है वो प्राइवेट हाथों में चला जाएगा और प्राइवेट सेक्टर का नुकसान देश के हिस्से में आएगा। हमने कल भी डिस्कस किया था कि जिस प्रकार से यस बैंक हो गया, जेट एयरवेज हो गई, ये किंगफिशर हो गई, ये सब ने क्या किया, हमारा एनपीए बढ़ाया। तो ये नुकसान कहाँ हुआ, हमारे इंडिया सेक्टर में आया। तो ये जो प्राइवेट कंपनियों की हम बात करते हैं कि यह हमेशा अच्छे होते हैं, ये रामबाण इलाज है, तो ऐसा भी नहीं है। होगा क्या कि प्राइवेट सेक्टर का नुकसान तो हमारे बैंकों के खाते एनपीए में आ जाएगा। ये जो अगर मुनाफे वाला काम होंगे, तो और जो मुनाफा जहाँ प्रॉफिट होगा वो प्राइवेट के पास चला जाएगा। तो प्राइवेट जो मुनाफे, मतलब ये अगर कोई कंपनी कोई अगर किसी पीएसयू को खरीदेगा भाई, तो घाटे वाले पीएसयू को कोई नहीं खरीदेगा। तो ये किसको खरीदेंगे, बीपीसीएल को खरीदेंगे। अगर घाटे वाले को खरीदना होता तो ये एयर इंडिया को कब से खरीद लेते, लेकिन इन्होंने नहीं खरीदा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट होता है। तो अब राइटर यही बोल रहे हैं कि अब इससे प्राइवेटाइजेशन से होगा क्या कि जो प्रॉफिट वाला पार्ट है ये प्राइवेट लोग ले लेंगे, और जो नुकसान वाला पार्ट है वो हमारे देश के हिस्से आम जनता में आएगा। अब इसके कुछ दीर्घकालिक गंभीर परिणाम भी हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं। तो राइटर ये बोलते हैं कि अभी जिस प्रकार से एलआईसी है, उसके बाद उसका आईपीओ आएगा, तो धीरे धीरे तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि एलआईसी को प्राइवेटाइज करने की तैयारी कर रही है। तो क्या तो अगर हम एलआईसी को प्राइवेटाइज कर देंगे, तो अभी तक जो एलआईसी हमारी जो ढांचागत परियोजना होगी, जो हमारी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करता था लंबे साल के लिए, 15 साल के लिए किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर दिया, तो क्या ये बाद में प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां करेंगी, क्योंकि इनमें ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। और प्राइवेट सेक्टर कंपनी एक बार एलआईसी बन जाएगी तो ये सिर्फ जहाँ पर इसको प्रॉफिट दिखेगा वहीं इन्वेस्ट करेगी। तो फिर हमारी इन चीज़ों को, हमारी जो ये बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के जो प्रोजेक्ट होते हैं, इनको फंड कौन करेगा। और फिर उसके बाद आर्टिकल बोलते हैं, राइटर बोलते हैं कि पीएसयू ने हमारे जो डेवलपमेंट में उसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई है। इसने हमारे जो समाज में इनकम में असमानता है उसको कम किया है, आरक्षण मिलता है पीएसयू में, तो उस तरह से सारे जो वर्गों का है उनका अच्छा सा विकास होता है। तो अब अगर प्राइवेट सेक्टर आ गया तो वहाँ पे रिजर्वेशन होता नहीं है, और उसके बाद इनकम सिक्योरिटी काफ़ी कम होती है, कॉन्ट्रैक्ट लेबर बढ़ जाएंगे और मिनिमम वेजेस के नाम पर उनको औने पौने सैलरी में काम करना पड़ेगा। तो ये हमारे जो ये मिडिल क्लास लोग हैं उनको काफ़ी नुकसान होगा। अगला क्या बोलते हैं, अगला ये पॉइंट देती है राइटर कि अभी जो प्राइवेटाइजेशन है करेंगे अगर हम किसी पीएसयू का, तो क्या करेंगे जब प्राइवेटाइजेशन आएगा, तो जो अभी तो कई सारे लोग होते हैं कि पीएसयू में, तो अब धीरे धीरे आदमियों की भी छटनी हो जाएगी कि आप काम के नहीं हो, तो ऐसे लोग आदमियों को निकाल दिया जाएगा। तो क्या होगा, अभी जब बैंक मर्जर की जब बात चलती है तब भी ये इशू उठता है कि जो कर्मचारी ज़्यादा बढ़ जाएंगे तो उनको हटाया तो नहीं जाएगा। उसके बाद राइटर बोलते हैं कि बैंकिंग क्षेत्र में भी हमारा एनपीए बढ़ गया है। तो क्या एनपीए बढ़ने से क्या हम बैंकों का निजीकरण करना चाहते हैं? तब एनपीए क्या सिर्फ पब्लिक सेक्टर बैंक के एनपीए के लिए रेस्पॉन्सिबल है, और क्या उनका अगर हम प्राइवेटाइज कर दे तो क्या उनका एनपीए कम हो जाएगा? तो राइटर यही बोलते हैं कि यस बैंक हो गया, अब ये तो प्राइवेट सेक्टर का था ना, इसको तो फिर डूबना ही नहीं चाहिए, ये तो डूब गया ना। तो जो हमारे नेशनलाइज्ड बैंक होते हैं, जो पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, ये भी जरूरी है। क्यों?
क्योंकि जो हमारा जिस प्रकार से 2008 और 9 में तो वैश्विक मंदी आई थी, तब हमारे इन्हीं बैंकों ने हमें वित्तीय मजबूती प्रदान की थी। हमारा जो वित्तीय समावेशन है, जो रूरल एरिया हो गया, वहाँ पे जो ब्रांच का एक्सपेंशन हो रहा है, कौन कर रहे हैं? पीएसयू। आपको एचडीएफसी की ब्रांच गाँव में नहीं मिलेगी, आपको एसबीआई की ब्रांच जरूर मिल जाएगी। तो जो वित्तीय समावेशन है, इसमें पब्लिक सरकारी क्षेत्र के बैंकों ने ही अपनी भूमिका निभाई है। और अब जो आरबीआई प्लान कर रही है कि जो अभी औद्योगिक घराने होते हैं बड़े बड़े, अभी नॉर्मली क्या होता है कि जिसकी प्रॉपर्टी 5,000 करोड़ है, उससे ज़्यादा के लोग बैंक नहीं खोल सकते। तो अब जिस अगर हम इनको अलाउ कर देंगे, तो ये कॉरपोरेट जो घरानों को अलाउ कर देंगे, तो ये भी एक बुरा कदम होगा। इस पर भी पहले आर्टिकल आया था। उससे क्या होगा कि ये लोग अपने ही प्रोजेक्ट को फंडिंग देंगे, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी इनको। तो इससे क्या होगा कि अर्थव्यवस्था और देश का पैसा केवल कुछ हाथों में केंद्रित हो जाएगा। मतलब इससे क्या होगा कि जो इनकम डिस्पेरिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। कॉर्पोरेट अगर खुद के अगर मान लो अंबानी साहब ने खुद का बैंक लगा लिया, तो खुद की कंपनी रिलायंस के कुछ प्रोजेक्ट लगाने होंगे तो खुद के बैंक से तो बिल्कुल आराम से उनको लोन मिलता जाएगा, तो रिलायंस बढ़िया ग्रो होती जाएगी। लेकिन जो हमारे छोटे मोटे स्टार्टअप हो गए, उनको लोन कौन देगा? तो अब राइटर यही बोलती हैं कि अगर हमारे कई सारे पीएसयू हो गए, सरकारी बैंक हो गए, ये आज कई सारे प्रॉफिट में हैं, तो हमें ज़रूरत है कि हम हर उपक्रम के, हर जो पीएसयू में क्या चैलेंजेस हैं, कौन से बैंक में क्या चैलेंजेस हैं, हम उनको अलग अलग देखकर सबको एक जैसा ना मानकर चलेंगे तो बेहतर होगा। सभी को वन बास्केट में डालने से काम नहीं चलेगा। हर ओएनजीसी के अलग चैलेंजेस होंगे, एसबीआई के अलग चैलेंज होंगे, तो हमें इस तरह से काम करना पड़ेगा कि हर सेक्टर के लिए अलग अलग नीति हो। उसके बाद हमें एक अच्छी से डिसइन्वेस्टमेंट पॉलिसी बनानी पड़ेगी, तब जाके हम डिसइन्वेस्टमेंट में जाएं। ऐसा नहीं कि आ गए और बेचने निकल लिए। अब राइटर ये बोलते हैं कि गवर्नमेंट बार बार ये बोल रही है कि व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, तो क्रिटिसिज्म है गवर्नमेंट का। वो ओबियसली अगर व्यवसाय करना सरकार का काम नहीं है, तो सरकार का काम क्या है? लोगों की भलाई करना। तो लोग क्या हुआ? ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि देश में बेरोजगारी बढ़ गई है, समावेशी विकास बिल्कुल नहीं है। तो बिल्कुल पॉलिटिक्स वाली बातें हैं। चलते हैं आर्टिकल अगले में, एजुकेशन। तो एजुकेशन में हमारे बजट में अभी फिर वापस आएगी, नर्सिंग कॉलेज बनेंगे, ये कॉलेज खोलेंगे, हर जिले में मेडिकल कॉलेज होगा। हम राजस्थान में हमने ये सब घोषणा की, तो लेकिन ये सब घोषणा ही रह जाती हैं। अभी 2019 और 2020 में भी ऐसे कुछ 88 कॉलेजों की घोषणा हुई थी, लेकिन अभी तक सिर्फ 28 कॉलेजों को जमीन अलॉट हुई है। तो इसका मतलब क्या है कि एजुकेशन क्या है ना, कि अभी हमारा जो एजुकेशन में हम सिर्फ बात करते हैं आईआईटी हो गया, मेडिकल कॉलेज हो गया, क्या सब बच्चे आईआईटी में जाते हैं? नहीं, हमें गवर्नमेंट कॉलेज में भी पढ़ना पड़ता है। हमारे कई सारे लोग तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ेंगे, तो हमें हमारे कॉलेज एजुकेशन को अच्छा करने की जरूरत है। लेकिन क्या होता है कि जो विश्वविद्यालय हो गए, इनको तो क्या है ना कि सेंटर से फंडिंग आ जाती है। जो हमारी राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान है, वहाँ से इनको फंडिंग मिल जाएगी, क्योंकि इनका जो नेक होता है वो बढ़िया होता है, इनकी रेटिंग बढ़िया होती है कि नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडिटेशन काउंसिल जो रेटिंग देती है कि A+ आपका कॉलेज है। तो जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं बड़ी बड़ी, कोटा यूनिवर्सिटी होगी, जयपुर राजस्थान यूनिवर्सिटी होगी, तो इनको तो फंडिंग मिलती है। लेकिन जो हमारे जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो कॉलेज होते हैं, इनको इतनी फंडिंग नहीं मिलती। तो ये सरकार के रहमो कर्म पे जीते हैं, तो सरकार को इनका ध्यान देने की जरूरत है। अगला एजुकेशन से रिलेटेड छोटा सा आर्टिकल है कि सुप्रीम जो अभी निजी फीस वाला मुद्दा निजी स्कूलों की फीस का मुद्दा चल रहा है, तो यही सराफ साहब ने ये बोला है कि स्कूलों ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश की गलत व्याख्या की है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ये बोला था कि आप 6 किस्तों में लीजिए, तो अब ये क्या करें, प्राइवेट स्कूल वाले हर घर टीचरों को भेजने की जाओ पैसा वसूल करो। ये तो गलत है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर जो अभिभावक फीस चुकाने में असमर्थ हैं, वो स्कूल वालों से बात कर सकते हैं। लेकिन ये तो सबको कंपल्सरी बोल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बोला था कि आप अभिभावकों को परेशान नहीं कर सकते, जरूरत ना, और बच्चों को पढ़ाई से वंचित नहीं रख सकते। लेकिन ये लोग तो धमकियां देने पे उतारू हो गए, तो सरकार को कोई कानून लाना चाहिए। ये सराफ साहब ने बोला है। चलते हैं आगे एनवायरमेंटल में। हमारा रेगिस्तान का जहाज ऊँट, तो ये बड़ा खतरे में है। ऊँट के साथ साथ भेड़ें भी बड़ी खतरे में है। तो अब यही आर्टिकल है कि रेगिस्तान का जहाज खतरे में है। अब ध्यान नहीं दिया तो सिर्फ किताबों में नजर आएगा, कि हमें किताबों में फोटो दिखेंगे कि हाँ ऊँट ऐसा होता था। तो अभी जो राज्य की 20वीं पशु जनगणना हुई है, उनमें इनकी संख्या काफ़ी कम हो गई है। इनकी संख्या कम क्यों हुई है ऊँटों की? ऑब्वियसली पहले इनका इस्तेमाल परिवहन के लिए होता था, आजकल तो मॉडर्न जमाना है, गाड़ियाँ हैं, पिकअप आ गए, तो इनका इस्तेमाल इतना नहीं होता। जो पालते हैं पशुपालक, उनके लिए भी इनके लिए कोई उपयोगिता नहीं है, क्योंकि
और इसलिए वो इनके प्रजनन में भी ज़्यादा रुचि नहीं लेते हैं। तो ये आर्टिकल देखते हैं हम अभी और देखेंगे कि अभी ऊँटों को क्या क्या दिक्कत है और किस प्रकार से हम इनको पॉपुलेशन बढ़ा सकते हैं। तो ऊँटों के संरक्षण के लिए राजस्थान में क्या है, राजस्थान ऊँट वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रव्रजन या निर्यात का विनियम अधिनियम 2015, बहुत लंबा। राजस्थान कैमल प्रोहिबिशन ऑफ स्लॉटर एंड रेगुलेशन ऑफ टेम्परेरी माइग्रेशन और एक्सपोर्ट एक्ट 2015, ये बढ़िया लगा। तो ये हमारा एक्ट है, ये स्लॉटर को बैन करता है और जो इनका जो माइग्रेशन होता है ऊँटों को एक राज्य से दूसरे राज्य में उनको रेगुलेशन करता है, और अगर ऊँटों को एक्सपोर्ट करना हो तो उसका भी रेगुलेशन किया जाता है। कौन से एक्ट के साथ? 2015 का एक्ट। अभी क्यों आया था? क्योंकि जो कैमल को IUCN ने क्या बोल दिया? एंडेंजर्ड। मतलब इनकी पॉपुलेशन जिस स्पीड से घट रही है, IUCN ने इनको एंडेंजर्ड स्पीसीज में डाल दिया है। तो ये घट क्यों रही है? एक दो पॉइंट तो हमने देख लिए, अब असली पॉइंट पे आते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा रीजन है इनकी स्मगलिंग। तो इनके जो कैमल का जो मीट होता है उसकी जो बांग्लादेश हो गए ऐसे एरिया में काफ़ी ह्यूज डिमांड होती है। तो इन कैमल को कौन सी कम्युनिटी ज़्यादा पालती है? रायका कम्युनिटी। तो ये लोग अब कैमल को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो ये इनको स्मगल करने लग गए, क्योंकि यहाँ पर बांग्लादेश जैसे देश में इनका मीट यूज़ किया जाता है। उसके अलावा क्या है कि अब इनकी स्लॉटरिंग भी काफ़ी बढ़ गई है। ईद उल जुहा पर भी ऊँटों की स्लॉटरिंग होती है। क्यों होती है? और कुछ लेदर के लिए भी होती है। साथ में कुछ बीमारियां भी ऊँटों की डेथ का कारण है, जैसे ट्राइपेनोसोमाइसिस, ये जिसे स्टिल बर्थ हो जाता है। तो इससे भी हमारे इंडियन डेजर्ट कैमल है इनकी पॉपुलेशन घट रही है। तो ये सिर्फ क्या इंडिया में ही है कि बाकी देश में भी घट रही है? नहीं, उल्टा पाकिस्तान देखिए वहाँ पे बढ़ रही है। USA हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, गल्फ स्टेट हो गया, ये वहाँ पर जो ब्रीडिंग और मेंटेनेंस के लिए काफ़ी कुछ खर्च कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है इनकी वैल्यू क्या है। ऊँट का जो दूध होता है, जो मिल्क होता है और जो मीट होता है, काफ़ी वैल्यूबल होता है। ऐसा बोलते हैं, जो इनका दूध होता है ना, वो गाय और भैंस के दूध से भी न्यूट्रिशन में ज़्यादा होता है। तो अब राजस्थान का जो जहाज है, हमें भी इसी को फोकस करना पड़ेगा, हमें ऊँट के दूध पर फोकस करना पड़ेगा, और जो इनकी पॉपुलेशन घट रही है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर हम इनकी दूध और वूल, जो हमसे इनकी ऊन मिलती है, उन दोनों को अगर हम अच्छे से ट्रेड भी करें तो लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा और वो ऊँट को अपने पास रखेंगे, उसका स्मगलिंग नहीं करेंगे। राजस्थान में ऊँट को राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 2014 में। चलते हैं अगले आर्टिकल में। तो अगला आर्टिकल छोटा सा है कि जो हमारा जयपुर में ऑल विमेन स्टेशन है, वहाँ पर अभी एक महिला सहायक के साथ ट्रेन चलाने से इनकार कर दिया गया है चालक लोको पायलट ने। तो ये क्या दिखा रहा है? इनसेंसिटिविटी, मतलब जेंडर इक्वलिटी है ही नहीं है। मतलब क्या? तो ये एथिक्स के लिए अच्छा पॉइंट है हमारे पास कि अभी भी हमारी सोसाइटी है वो विमेंस को इक्वल नहीं मानती है। अभी भी कुछ मेंस होते हैं जो विमेंस के साथ काम करने में कंफर्टेबल फील नहीं करते। तो ऐसे इश्यूज पर हमें सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। और उसके बाद अभी छोटी सी न्यूज़ कि जो पाली की मोनिका है वो इंडियन वनडे टीम में चुनी गई है। ये आर्टिकल हमने पहले भी देखा था कि किस तरह से जयपुर के जो कुछ इलाके हैं वहाँ पर अफीम की खेती हो रही है, गेहूं के खेतों के बीच में लोगों को पैसा दे देकर। तो वैसा ही कुछ मामला आया है कि अमरूद के बगीचों में अफीम की खेती हो रही है। अगला आर्टिकल ये है कि जब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल व्हीकल की, फॉसिल फ्यूल पर जो हमारी डिपेंडेंसी है उसको कम करने की, पोल्यूशन कम करने की, तो हमें CNG को बढ़ावा देने की ज़रूरत है। लेकिन राजस्थान में हालत ये है कि हमारे यहाँ पर सिर्फ एक CNG पंप है, वो भी कहाँ पर है? कुकस में। तो राजस्थान गवर्नमेंट पर ध्यान देने की ज़रूरत है। उसके बाद ये भाई साहब इतनी मेहनत करते हैं तो इनके भी देख लेते हैं। इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन फॉलोवर किस क्रिकेटर हैं? विराट कोहली के। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन सी चुनी गई? तो ये चुनी गई नोमैडलैंड। तो ये इस मूवी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म चुना गया गोल्डन ग्लोबल अवार्ड्स में। अगला आर्टिकल, ऑस्ट्रेलिया में भारत का उच्चायुक्त कौन बना है? तो मनप्रीत वोरा को नियुक्त किया गया है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है? 3 मार्च को। तो आज के आर्टिकल में इतना ही, आज के सेशन में इतना ही। धन्यवाद।